नमस्ते गर्ल्स। हम लोग इन्फ्लेशन चैप्टर में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कर रहे थे, राइट? इफ यू रिमेम्बर, हम लोग मांग प्रेरित मुद्रास्फीति पर ध्यान दे रहे थे। जब समस्त पूर्ति की तुलना में समस्त मांग की आधिक्य हो जाती है, व्हेन डिमांड इज इन एक्सेस ऑफ सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई दैट इज, तो उस वक्त जो कीमतों में वृद्धि होती है उसको हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। वी नो इट एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कल हम लोगों ने डिमांड पुल इन्फ्लेशन की मीनिंग या अर्थ को समझा, कैसे ये उत्पन्न होती है उसको समझा, और फिर इसे चित्र के रूप में भी थ्रू द ग्राफ्स हमने समझा कि किस तरह से मांग और पूर्ति की असंतुलन जो है वो कीमतों में परिवर्तन को जन्म देती है, और धीरे धीरे अगर समग्र मांग बढ़ती चली जाती है तो सामान्य कीमत स्तर में भी वृद्धि होती चली जाती है। इसी को हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों किसी समय समस्त मांग उत्पादन की पूर्ति यानी संभाव्य पूर्ति से अधिक हो जाती है? Why is it that the aggregate demand becomes excess or greater than the possible supply, और जिसके कारण कीमतें बढ़ने लगती हैं? इस मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्रीडमैन ने प्रस्तुत किया था, और उन्होंने इस बात पर काफ़ी बल दिया कि जब अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा तथा बैंकों द्वारा मुद्रा की पूर्ति में अधिक वृद्धि की जाती है और परिणाम स्वरूप अतिरिक्त मुद्रा की पूर्ति लोगों की मुद्रा संचय की मांग से अधिक हो जाती है, तो इस अतिरिक्त या आधिक्य मुद्रा को वे वस्तुओं पर व्यय करने लगते हैं। इस व्यय से मांग का सृजन होता है, मांग बढ़ता है, और जो वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के अभाव के कारण कीमत स्तर को बढ़ा देती है। हम सब जानते हैं कि मांग अचानक से बढ़ सकता है, लेकिन पूर्ति जो है वो अचानक से नहीं बढ़ाया जा सकता है। और जब मांग बढ़ जाती है अचानक से, इसलिए क्योंकि लोगों की आय बढ़ गई है या क्रय शक्ति बढ़ गई है और पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो इस सप्लाई शॉर्टेज को, इस पूर्ति की कमी को पूरा कैसे किया जाता है? बाजार में बाजार की क्रियाएं अपना कार्य करती है। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वर्क एंड दे इंक्रीज द प्राइसेस. So it is a fine case of too much money chasing too few goods. तो ये एक ऐसी परिस्थिति होती है जब लोगों के पास बहुत अधिक क्रय शक्ति हो जाती है, मुद्रा का संचय उतना हो नहीं पाता है, या उसकी मांग, मुद्रा की संचय की मांग कम होती है। इस वजह से लोग अपने उपभोग की मात्रा को बढ़ा देते हैं। सो देयर इज अ शार्प राइज इन कंजम्पशन। इसके साथ साथ उत्पादक अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को भी बढ़ा देते हैं, और क्योंकि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ते हुए नजर आती है, तो उत्पादक वर्ग आशातीत हो जाते हैं। दे बिकम फुल ऑफ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस बढ़ने के साथ साथ एक सकारात्मक सोच ये बन जाती है कि और भी ज़्यादा उत्पादन करके बिक्री बढ़ाने पर लाभ बढ़ेगा, और इस लालसा के साथ, इस सोच के साथ उत्पादन में भी निवेश बढ़ाने लगते हैं। तो मुद्रा की निवेश और क्रय यानी क्रय विक्रय की मांग बढ़ जाती है। सो द डिमांड फॉर मनी फॉर एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। सो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। उपभोग और निवेश दोनों की मांग बढ़ जाती है, और इसके कारण समग्र मांग में भी वृद्धि होती है। ओके, तो पहला कारण है ये। आते हैं हम दूसरे कारण पर। दूसरा कारण है विनिमय दर। जब विनिमय दर
में कटौती होती है विच वी कॉल एज डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो आयात आयातों की कीमत बढ़ने लगती है और जो निर्यात होता है उन वस्तुओं की कीमत घट जाती है। इसके कारण देश में आयात वस्तुओं की जो मांग है वो घट जाती है और निर्यात की मांग विदेशों में बढ़ जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब निर्यात वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और आयात वस्तुओं की मांग घट जाएगी तो देश के लोगों के पास अधिक से अधिक मुद्राएं प्राप्त होंगी, क्योंकि एक तरफ निर्यात से इनकम बढ़ रहा है, आय बढ़ रही है और निर्यात में वृद्धि के साथ साथ की भी वृद्धि है। तो दूसरी ओर आयात में कटौती के साथ साथ लोगों की बचतें बढ़ती हैं। दोनों ही अगर हम इन दोनों का योग कर दें तो पूरा जो कुल मांग है वस्तुओं की वो बढ़ेगी, घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, क्योंकि आयात की मांग घट जाती है तो ऑटोमेटिकली पूरा अटेंशन जो है वो घरेलू वस्तुओं पर चला जाता है। तो जब घरेलू वस्तुओं की मांग बढ़ती है और पूर्ति उस हिसाब से बढ़ नहीं पाती है तो ऑटोमेटिकली कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण होता है जिस पर केन्स ने और उनके फॉलोअर्स ने बल डाला, वह ये है कि सरकार द्वारा जब घाटे की बजट की व्यवस्था की जाती है, यानी जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, सार्वजनिक व्यय होता है और यह व्यय आय से कहीं ज़्यादा होती है, तो सरकार कई बार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। When the revenue of the government is less and the expenditure is quite high, the government many a times resorts to deficit financing. ये आपने पब्लिक एक्सपेंडिचर में पढ़ा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकार नया नोट छापकर बैंकों के जरिए बाजार में मुद्रा सप्लाई यानी पूर्ति करती है, यानी साख विस्तार के साथ साथ नई मुद्रा भी प्रवेश करती है। तो जो क्रेडिट एक्सपेंशन होता है उसको सपोर्ट करते हुए नए नोट जो है मार्केट में आते हैं। अंततः क्या होती है कि मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ने लगती है। जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो लोगों के पास अधिक मुद्राएं होने के कारण वे फिर से अधिक वस्तुओं की मांग करने लगेंगे, जिससे कि कीमतें बढ़ जाएंगी। जब सरकार कर अदा करती है तो ये कर उनका राजस्व होता है, लेकिन करों के अनुपात में अगर उनकी सार्वजनिक व्यय अधिक हो जाए तो इस अतिरिक्त व्यय को वो दो तरह से पूरा करती हैं। एक तो उनके पास एक विकल्प है कि वो बैंकों से ऋण ले, पब्लिक यानी जनता से ऋण ले, और अगर ये ऋण काफी नहीं होता है तभी वो जाके सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाती है। घाटे की वित्त व्यवस्था अपनाने से सरकार का व्यय तो हो जाता है पूरा, लेकिन लोगों के पास या मार्केट में बाजार में इतनी ज्यादा मुद्रा पूर्ति बढ़ जाती है कि वस्तुओं और सेवाओं की मांग त्वरित रूप से बढ़ने लगती है और यह एक मल्टीप्लायर इफेक्ट में परिवर्तित हो जाता है, यानी गुणांक कार्यशील हो जाती है और गुणांक की प्रवाह से और प्रभाव से, मल्टीप्लायर फ्लो एंड इम्पैक्ट से जो है मनी सर्क्यूलेट करती रहती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, लेकिन साथ ही साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमत भी काफी अधिक और कई गुना अधिक बढ़ने लगती है। अगर हम दूसरा विकल्प ले कि सरकार लोगों से ऋण ले रही है या करों के जरिए अपना सार्वजनिक व्यय पूरा कर रही है, ऐसी हालात में भी सरकार किस प्रकार का सार्वजनिक व्यय कर रही है इस पे पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वस्तुओं की मांग कितनी बढ़ेगी।
So what kind of public expenditure the government does will actually determine the price rise of goods and the magnitude of price rise of goods. Why is this so? Let us first understand. जब सरकार व्यय करती है तो कई प्रोजेक्ट्स कई तरह से व्यय कर सकती है। एक होता है कि सरकार उत्पादक के काम में या उत्पादन के काम में व्यय करे, तो जिसको हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहते हैं। हो सकता है कि सरकार अनुत्पादकीय कार्य में व्यय करे, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जिसको हम कहेंगे, अर्थात जैसे कि सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पे खर्च करना, मिसाइल्स बनाना या R&D करना, तो ये सब कुछ हद तक अनप्रोडक्टिव होता है क्योंकि उनका तुरंत फ़ायदा देश को नहीं मिलता है। लेकिन अगर सरकार नए उद्योग खोलते हैं, लोगों को काम मिलता है, रोज़गार का स्तर बढ़ता है, तो इसे हम प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी उत्पादकीय व्यय। ऐसा व्यय होने से दो चीज़ों पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, एक है रोज़गार, दूसरा है आय। जैसे ही रोज़गार बढ़ता है, लोगों की आय बढ़ेगी और साथ ही साथ उनकी वस्तुओं और सेवाओं के प्रति मांग भी बढ़ेगी। Ultimately, in whichever manner you see, ultimately it is inevitable to stop the demand of goods and services from rising. तो अंततः हम कह सकते हैं कि किसी भी दिशा से आप जाएं, चाहे सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था करे, चाहे सरकार अपनी करों के द्वारा या अपनी ऋणों के द्वारा लोगों से ऋण लेके, बैंकों से ऋण लेके अपना सार्वजनिक व्यय को पूरा करे। लेकिन जब सार्वजनिक व्यय होगी और अगर ये सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से है कि लोगों को स्वतः रोजगार और आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो प्रोडक्टिव हो चाहे अनप्रोडक्टिव हो, पैसा किसके पास जा रहा है? लोगों के पास। किनका कल्याण हो रहा है? लोगों को। तो इनडायरेक्टली कई बार होता है कि सरकार व्यय करती है तो लोगों को आय मिलती है। कई बार होता है लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। तो अगर लोगों को सुविधाएं मिलती है तो उनकी बचतें हो रही हैं, और अगर उनका डायरेक्टली आय से संबंधित है सरकार का व्यय, तो लोगों का मौद्रिक आय में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने लगती है। सो दिस इज अनदर कॉज। चौथे कारण पर आते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, वो है एक्सपेक्टेशंस, अर्थात प्रत्याशाएं। जब कीमतें बढ़ने लगते हैं, लेट्स टेक अ सिचुएशन कि कीमतें बढ़ रही हैं और लोग ये आशा करने लगते हैं कि आने वाले समय में, भावी काल में कीमतें और बढ़ेंगी, तो क्या होगा? लोग डरने लगेंगे, ऊंची कीमतों से वे परेशान हो जाएंगे और उनको एक खतरा महसूस होने लगेगा आने वाले कल की कीमतों पर। तो आज वर्तमान काल में वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करके स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। जैसे बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू करती हैं, वो अपनी टैंक्स और अपनी एक्स्ट्रा एडिशनल टैंक को फुल करके रखती हैं। जिनको मान लीजिए 50-60 लीटर की गाड़ियों का टैंक रहता है या 100 लीटर का टैंक रहता है, तो उनको 50 पैसे का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा लगने लगेगा, राइट? तो 50 पैसे का भी अगर वृद्धि हुआ कीमत में, तो उनके लिए काफ़ी वो एक अच्छी अमाउंट हो जाएगी। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, वो अपना टैंक भर लेंगे। कई बार होता है लोग जार्स में पेट्रोल भर के घर पे लेके जाते हैं, है ना? ये एक छोटा सा उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उद्योगों में आप देखेंगे कि लोग खरीद के रख देते हैं। जब इनपुट्स की कीमत बढ़ने लगती है तो लोग अपने गोडाउन में रॉ मटेरियल्स खरीद के स्टॉक करने लगते हैं। इस स्टॉक से क्या होता है? स्टॉक पाइलिंग से, यस, स्टॉक पाइलिंग से और भी वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है और वस्तुओं की कीमत ऊंची होने लगती है। भावी काल में अगर कीमत गिरने का चांस भी था, तो अब कोई चांस नहीं रहेगा कीमत गिरने का, कीमतें बढ़ने ही लगेंगी। सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई बिकॉज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस प्राइसेस कीप ऑन राइजिंग।
और पांचवा रीज़न है कि मॉनिटरी ग्रोथ, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से बैंकों की जो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ होती हैं, यानी मौद्रिक जो नीति है जिसमें कि साख विस्तार की नीति को जब मौद्रिक संस्थानें या संस्थाएं जो अपनाती हैं, तो ये साख विस्तार की नीति के कारण लोगों के पास अधिक से अधिक मौद्रिक आय हो जाती है, क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वो अधिक से अधिक अपनी उपभोग व्यय को बढ़ाने लगते हैं। जैसे आजकल एक मोबाइल खरीदना, एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स खरीदना या गाड़ी या घर भी खरीदना बहुत मुश्किल बात नहीं है। हर इंसान को अगर उसके बजट में है या बैंकों को लगता है कि वो चुका पाएगा, तो उसको त्वरित लोन मिल जाता है। दे गेट लोन्स वेरी इजीली, है ना? तो इससे क्या हो रहा है? दिस इज अ एक्सपेंशनरी पॉलिसी ऑफ द बैंक्स, यानी ये क्रेडिट क्रिएशन पॉलिसी है, साख विस्तार, एक क्रेडिट एक्सपेंशन जिसको हम कहते हैं, क्रेडिट यानी साख का विस्तार है ये नीति। तो साख विस्तार नीति के अंतर्गत क्या होता है कि बैंक अधिक से अधिक चीज़ों पर लोन देते हैं, बड़ी कम किश्तों में लोन देते हैं, बड़ी कम इंटरेस्ट रेट पर यानी ब्याज दर पे लोन देते हैं। ऐसा होने पर लोगों को सुविधा ज़रूर होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जाता है, जिससे कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाती है और अगर सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ पाए तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स आ जाती हैं या मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह की मुद्रास्फीति को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, आइए देखते हैं। अगर इस तरह की मुद्रास्फीति को यानी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है, तो ना केवल मौद्रिक बल्कि वित्तीय नीतियां भी अपनानी पड़ेंगी। इसको हम लोग डिटेल में बाद में करेंगे इन कर्बिंग ऑफ इन्फ्लेशन में, रेमेडीज फॉर इन्फ्लेशन में। लेकिन मांग प्रेरित मुद्रास्फीति में हम बस इतना समझ लें कि अगर हमें इन्फ्लेशन को घटाना है, इसको नियंत्रित करना है, तो समग्र मांग को नियंत्रित करना ज़रूरी है। तो वो सारे स्टेप्स अपनाने पड़ेंगे, उपाय अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि समग्र मांग में कमी लाया जा सके और धीरे धीरे इससे प्राइस लेवल अर्थात सामान्य कीमत स्तर में भी कमी आएगी। आई होप डिमांड पुल इन्फ्लेशन आपको समझ में आया है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप। ओके, टेक केयर।